सभी को गुड इवनिंग। आ जाओ सभी। देखो, आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस के सिलेबस पर। हालांकि आप देखोगे कि इसके सिलेबस की शुरुआत मतलब इसके सिलेबस को एक्सप्लेन करने की शुरुआत सर ने आपकी परसों ही कर दी थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने आपके साथ पॉलिटी का सिलेबस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम, चूंकि मेरे 3 सब्जेक्ट है, कौन कौन से, एक है आपका भूगोल, एक क्या है भूगोल जियोग्राफी, एक है इन्वायरमेंट और एक है साइंस। साइंस में क्या हम लोग पढ़ेंगे, बायोलॉजी, ठीक है। मेरे द्वारा आपको क्या पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी। तो मैं आपके यूपी पीसीएस की जर्नी में इन 3 सब्जेक्ट के साथ आपके इन सब्जेक्ट को लेके आपके साथ बनी रहूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि यूपी पीसीएस की परीक्षा आप देख रहे हो कि हर वर्ष कहीं ना कहीं इसमें कठिनता का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी जब मैं ये सिलेबस पे काम कर रही थी तो मैंने पुनः, वैसे तो मैंने कई बार देखे हुए हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी जब मैं सिलेबस पर काम कर रही थी तो मैंने पुनः एक बार फिर से सारे क्वेश्चन की, कम से कम 4-5 सालों के क्वेश्चन को मैंने बकायदा देखा। इससे पहले भी मैंने आपसे कहा है, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो, आप पुराने क्वेश्चन पेपर को देखते चले। इससे आपको आयोग का पैटर्न समझ में आएगा, इससे आपको ये समझ में आएगा कि किन किन टॉपिक से आयोग लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन अगर देखा जाए आयोग के तो बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़े से ट्रिकी है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वो जो क्वेश्चन आपको कठिन लगते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आप बना ले जाओगे। यानी कि इस यूपी पीसीएस की जर्नी में सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या चीज है, कॉन्सेप्ट है। क्या है, कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है तो दूसरे नंबर पर आते हैं आपके फैक्ट। फैक्ट अपने आप आपके मजबूत होने लग जाते हैं। ये 2 चीजों को आप ध्यान रखना। यानी कि इस पूरी जर्नी में 2 चीजों पे आपको फोकस करना है, एक कॉन्सेप्ट पे, दूसरा फैक्ट पे। और जब कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और उसमें कोई टीचर आपको 2 लाइन ज्यादा या 2 लाइन कम बता रहा है तो वहां पर आपको ये समझना होगा कि ये इस टॉपिक की डिमांड है कि यहाँ पर आपको 2 लाइन ज्यादा पढ़ना है, यहाँ पर आपको 2 लाइन कम पढ़ना है। ये होती है तकनीक या ये होता है एक तरीका किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने का, ठीक है। अब यहाँ पर अभी जैसे अगर हम सिलेबस को देखें तो सिंपल सा आपके यूपी पीसीएस के सिलेबस में अगर हम भूगोल की बात करें तो सिर्फ लिख दिया गया है क्या कि भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है आपको, विश्व का भूगोल पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, विश्व का भूगोल। यानी 2 चीजें आपको दी गई है कि भाई आप एक काम करो, भारत का भूगोल भी पढ़ करके आओ और क्या करो, विश्व का भूगोल भी पढ़ करके आओ। तो लेकिन भारत के भूगोल पे उसने क्या किया है, ज्यादा फोकस किया है, लेकिन उसके बावजूद विश्व के भूगोल के लिए उसने बोल दिया है कि क्या करके आना है, सामान्य अध्ययन। हालांकि दोनों के लिए ही उसकी भाषा है, आयोग की भाषा है कि आप सामान्य अध्ययन करके आइएगा, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, पेपर देखने के बाद भी कहा था, जहां जैसे जिस तरीके से यूट्यूब पे वो हल्ला मचा था कि बहुत टफ है पेपर, बहुत टफ है पेपर। जब पेपर का मैंने एनालिसिस किया था तब मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, हाँ, लेकिन मॉडरेट से थोड़ा सा उसका लेवल ऊपर था। वो आपको टफ तब नहीं लगता जब आपकी क्या क्लियर होते, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। आपको पेपर टफ इसलिए ही लगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे और आपको उस टॉपिक की समझ नहीं थी, आपको किसी भी टॉपिक की अच्छे से समझ नहीं थी। जैसे कुछ टॉपिक अभी हाल ही के पेपर के हम देखेंगे कि कुछ टॉपिक पूछे गए थे। एक तो जलवायु से एक टॉपिक आया था, जलवायु से, जलवायु के संदर्भ में भूमध्य सागरीय जलवायु पर टॉपिक आया था, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि नहीं, याद है किसी को पेपर कि भूले बैठे हो सब, बताओ, याद भी है किसी को पेपर कि सब भूल गए हो कि क्या पूछा था भाई, क्या नहीं पूछा था। वो खौफ मन में मौजूद है कि नहीं। पीसीएस का जब पेपर देके बाहर निकले थे तो जो खौफ आपके चेहरे पर आया था वो खौफ आपके चेहरे पर अभी भी, आपके मन में अभी भी मौजूद है कि नहीं।
पेपर याद है कि नहीं कि कैसा आया था यूपीपीसीएस का पेपर? याद है? ठीक है, डर लगा था ना तब पेपर को देख करके विकास जी? हाँ, तो यहाँ पर अगर जब उस पेपर को देख के आप डरे थे तो इसका मतलब एक ही था कि आपके क्या क्लियर नहीं थे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। ठीक है, सबसे बड़ा क्यों? क्योंकि भूगोल के ज्यादातर जो एक तो भूगोल से इन्वायरमेंट से मिला करके खूब भर भर के क्वेश्चन पूछता है, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो भूगोल और पर्यावरण को तो बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इतना सा भी इग्नोर नहीं कर सकते। आज मैं इस सिलेबस को जो डिकोड करूंगी और इसके अंतर्गत जितने टॉपिक बताऊंगी वो टॉपिक्स आपको घोट के पीने हैं। क्या करने हैं? घोट के पीने हैं, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, मैक्सिमम टाइम पढ़ना है। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगी कि जितना अभी तक आप लोगों ने मुझसे पढ़ लिया है वहां से क्वेश्चन आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं, या आप खुद जाकर के, मैं मेरे बताने से क्या होगा, आप खुद जाकर के पेपर उठाओ और देखो। अब तक नदी तंत्र तक हमारा कंप्लीट हो गया है, तो भारत के भूगोल में तो भारत के परिचय से लेकर उसके भूगर्भिक संरचनाओं से लेकर उसके नदी तंत्र तक जितने भी आप पेपर उठा करके जाके देख लो, चाहे आप आरओ का उठा लो, चाहे आप यूपीपीसीएस का उठा लो, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि एक क्वेश्चन एक दिन का बाहर नहीं गया होगा। आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो जो एग्जाम हॉल से आप बाहर निकले थे और जो खौफ आपके चेहरे पर था वो बिल्कुल भी आपको नहीं आता। तो इसके लिए सबसे पहले अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? चलो, मैं तो बार बार बोल रही हूँ, कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन ये है क्या? आपके दिमाग में भी तो सवाल उठना चाहिए कि आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या, क्यों आप इसकी बार बार बात करते हो, क्यों आपकी टीम इसके बारे में बार बार बात करती है। हम तो अभी तक फैक्ट ही फैक्ट पढ़ते आए हैं, कॉन्सेप्ट में तो हमारा ज्यादा ध्यान ही नहीं जाता। हम किस में तल्लीन रहते हैं? ऑब्जेक्टिव लगाने में। आपका सबसे बड़ा दुश्मन ही है क्या? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा मित्र भी है। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं यहाँ पर। अगर आप समझ गए तो ये आपके लिए मित्र का काम करेगा, और नहीं समझे तो ये आपके लिए दुश्मन का काम करेगा। कैसे दुश्मन है? दुश्मन ऐसे है कि जब आप ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के, खासकर मैं भूगोल के बारे में, चूंकि अभी इन्वायरमेंट भूगोल की या फिर होल हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो जब हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। तो आप किस तरीके से ऑब्जेक्टिव लगाते हो, मैं आपकी मंशा को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ, क्योंकि जिस स्थिति में आज जहां आप बैठे हो उस स्थिति में कभी मैं भी थी। ठीक है, उस स्थिति में कभी मैं भी थी, तब बहुत ज्यादा मुझे समझने की और मुझे भी मेंटोर की आवश्यकता होती थी कि कोई मुझे बताए कि भाई ऑब्जेक्टिव कैसे लगाते हैं। तो जिस स्थिति में आज आप बैठे उस स्थिति में आप ऑब्जेक्टिव कैसे लगाते होंगे पता है? मान लो ये एक सवाल है आपके सामने, ये सवाल है, ठीक है, ये भाई यूपीपीसीएस 2020 में ये सवाल आया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर इसके 4 ऑब्जेक्टिव है, ए बी सी डी। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने क्या किया? ऐसे करते हो कि नहीं बताना, आपने क्या किया? क्वेश्चन पढ़ा, आपने उसका आंसर देखा, हाँ सी है, चलो ठीक है, डिब्बा। अब आपको जल्दीबाजी है किस बात की? डिब्बा आपने पढ़ा भी तो मैं मानती हूँ कि चलो आप बोल रहे हो कि आपने डिब्बा पढ़, आप डिब्बा पढ़ते हो तो आप डिब्बे को उस तरीके से नहीं पढ़ते, आपने फर पढ़ लिया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, मेरी बात यहाँ समझना, ये जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ये क्वेश्चन किसी किसी होल टॉपिक के, किसी होल टॉपिक का सब टॉपिक है। क्या है? किसी होल टॉपिक का सब टॉपिक है। अब आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ इस सब टॉपिक को पढ़ रहे हो, आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है किसकी तरफ? जो इसका बड़ा टॉपिक है, बड़ा विषय है, होल टॉपिक है, इसके होल टॉपिक की तरफ आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। आपने क्या किया? सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, आपने उसका उत्तर देख लिया कि हाँ भाई ये उसका उत्तर है, डिब्बा आपका मन किया तो पढ़ लिया, नहीं किया तो आप अगले क्वेश्चन की तरफ चले गए। अभी आपकी मंशा ये रहती है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, मुझे ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। इसी मंशा से आप ऑब्जेक्टिव लगाते हो कि नहीं बताओ? होगा ऋषि जी, आप घबराओ मत, अभी होगा। ठीक है, अभी होगा, बस जैसा बताएं वैसा वैसा अब की बार करो, सब सब करो। आपको पूरा टॉपिक भी मिलेंगे, करंट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, अभी कुछ भी नहीं जाएगा। मैं बता रही हूँ इतना
आपको करा दिया जाएगा कि जितने से आपका पीटी निकल जाए, 100 150 में 150 की कामना ना मेरी है ना आप कर सकते हो, क्योंकि वो आयोग है, आयोग को कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर हो जाएगा कि जिससे आप पीटी निकाल लो, बस धैर्य रखो थोड़ा सा, है ना। अब बताओ कितने लोग, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ऐसे ऑब्जेक्टिव लगाते हो। पहली गलती आपकी मैं बता रही हूँ ना, एक एक गलती, इन एक एक गलतियों को आपको सुधारना है बस। जब आप हर स्टेप में सुधार करते जाते हो, क्या करते जाते हो, हर एक स्टेप में सुधार करते जाते हो, तो आप अपने आप सफलता की ओर बढ़ते जाते हो, उस चीज को याद रखना। अब मेरा सवाल यही है कि जो अभी मैंने यहाँ पर बताया, आपका ऑब्जेक्टिव करने का जो तरीका, पैटर्न है, वो ऐसे ही रहता है कि नहीं, बताओ ईमानदारी से। रहता है तो हाँ, नहीं रहता है तो नहीं, ईमानदारी से बताओ। और अभी मैं संडे को टेस्ट भी लूंगी ज्योग्राफी का, ठीक है। जो नदी तंत्र तक हुआ है वहां तक 50-60 जितने भी क्वेश्चन बन जाएंगे, उसका टेस्ट भी होगा संडे को, याद रखना, है ना। क्या कोई किसी को बोलना नहीं है? कभी कभी ऐसा ही रहता है, जनरली ऐसा ही रहता है, ठीक है। जनरली आप यही करते हो, मुझे पता है। अब यहाँ पर ये एक गलती है जो आपको नहीं करनी है, यही एक गलती है जो आपको क्या करनी है, स्किप करनी है, आपको ये गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है ये गलती? ये गलती जब आप करते हो तो ये जो मुख्य टॉपिक आपका होता है, आप उससे पिछड़ जाते हो, आप कभी उस तरफ कॉन्सेंट्रेट करते ही नहीं। आप ये सोचते हो कि अभी इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा है तो यही पूछेगा, लेकिन अगली बार वो इसी के होल टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? सेकंड क्वेश्चन, कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है ना। हाँ, तो वो क्या कर लेता है, कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु वाला देखोगे तो भूमध्य सागरीय जलवायु को दूसरे तरीके से 2022 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? जो अभी 2024 में आपसे पूछा गया भूमध्य सागरीय जलवायु, अगर आप और पुराने क्वेश्चन में देखेंगे तो इस भूमध्य सागरीय जलवायु को ऑलरेडी इसने 2020 में पूछा है, लेकिन 2020 में पूछने का इसका तरीका अलग था और 2024 में पूछने का इसका तरीका अलग था, और आने वाले समय में 2025 में इसका वो उठाएगा ही नहीं टॉपिक से, क्योंकि इर्द गिर्द वाले टॉपिक से जब तक उस टॉपिक के सारे पैटर्न खत्म नहीं हो जाते। एक और पैटर्न है आयोग का, जब तक किसी टॉपिक के वो सारे पैटर्न, सारी उसके जो टर्म्स कंडीशन है वो खत्म नहीं कर देता है, तब तक आयोग वो टॉपिक छोड़ता नहीं। और कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो उसको हमेशा ही ले चल रहे, जैसे राष्ट्रीय उद्यान का है सिमलीपाल, जिम कार्बेट, ये वाला तो एक पैटर्न ही है उसका कि आएगा ही आएगा। एक खनिज का पैटर्न है कि आएगा ही आएगा। तो जो हमको पता है कि भाई ये आने ही आने वाले हैं, आप उन क्वेश्चन को भी छोड़ देते हो कि अरे बाद में पढ़ लेंगे, बाद में। और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये भी आपसे गलत हो जाते हैं। तो ये आपकी दूसरी गलती है कि जो आपको पता होता है आप उनको स्किप करते चले जाते हो, बड़े के पीछे भागते रहते हो, ज्यादा के पीछे भागते रहते हो, और उस ज्यादा के पीछे भागने के चक्कर में ना आप ज्यादा की तरफ जा पाते हो, ना ही आपका कम तैयार हो पाता है। ये आपके जीवन में यूपीपीसीएस की जर्नी में दूसरी बड़ी गलती है। ये दूसरी बड़ी गलती कि जो पता है, जिसको हम आसानी से तैयार कर सकते हैं, उसको आप तैयार नहीं करते हो, आप नए के पीछे भागते हो। तो ये जो दूसरी गलती है इसको दोहराना बंद कर दो। जो बेसिक है उसको एकदम मजबूत करना है। क्या करना है? जो बेसिक है उसको एकदम मजबूत करना है। हाँ बिल्कुल, है ना। यही होता है कि लास्ट में कुछ याद नहीं होता, जैसे ऋषि जी बोल रहे हैं, और ऐसा सबके साथ होता होगा, अकेले ऋषि नहीं है कि उनके साथ ही हो रहा है, ऐसा जनरली सबके साथ होता है ये चीजें, ठीक है। ये जहां आप बैठे हो अभी मुझे सुन रहे हो, वहां वहां मैं भी बैठी थी, कभी मैंने भी लोगों को सुना था, और जो गलतियां आपसे हो रही थी वो गलतियां एक समय पे मुझसे भी हो रही थी। जैसे आप परेशान थे वैसे मैं भी परेशान थी, लेकिन उससे मैंने अपने आप को निकाल लिया। इंसान में दो गुण होते हैं। क्या होते हैं? दो गुण। वैसे तो तीन गुण होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दो गुण की बात करूंगी। इंसान में दो गुण होते हैं। एक गुण को कहते हैं हम तामसिक गुण। क्या कहते हैं? तामसिक गुण, ठीक है, तामसिक गुण। और दूसरा जो गुण होता है वो कहलाता है राजसिक गुण। क्या कहलाता है? राजसिक गुण। और तीसरा जो गुण होता है उसको कहते हैं सत्व। सत्व गुण जो
बाबा बन जाते हैं, जो दीन दुनिया से लीन हो जाते हैं, जिनको ना अच्छे से मतलब होता है ना बुरे से, बस भगवान में तल्लीन रहते हैं, बस उनका जीवन चल रहा होता है, ना उनको खाने का मुंह होता है, ना परिवार का, ना घूमने का, ना फिरने का। तो वैसा जो गुण पा लेते हैं उनको सत्व कहते हैं। सत्व हो जाना बहुत बड़ी बात है, यानी कि मोक्ष पा लेना, ये चीज अलग है। लेकिन हम जो समाज में रहते हैं, हम लोग जैसे कि आप और में, हमारे अंदर ये दो गुण मौजूद होते हैं। देखो यहाँ पर मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि अगर इसको आप समझ गए तो आप समझ जाओगे कि आपको लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जो करना है वो कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो गुण है आपके पास, एक तामसिक गुण और राजसिक, सब में है। अभी जैसे आप उधर से बैठ के मेरे को सुन रहे हो, ठीक है, मेरी बात किसी को मन में अच्छी लग रही होगी, कोई बोर हो रहा होगा, ठीक है, कोई क्या हो रहा होगा, बोर हो रहा होगा। आप में से कई लोग हो सकता है बहुत कंसंट्रेशन से मुझे सुन रहे हो, तो उधर जब आप बैठे हो तो आपके मन में या आपके दिल दिमाग में अगर सिर्फ मैं हूं और मेरे द्वारा बताई गई चीजें हैं, तो अभी आप कौन से गुण में हो, राजसिक गुण में हो। लेकिन अगर आप वहां बैठे हो और उसके बावजूद आपका मन मेरी बातों में नहीं लग रहा है, यहाँ मैं जो समझा रही हूँ उसमें नहीं लग रहा है, तो अभी आप किस गुण में हो, तामसिक गुण में। यानी कि देखो इसको एक तरीके से और मैं एक्सप्लेन करूं, तामसिक गुण जैसे कि मान लो आप कहीं बैठे हो, जैसे अभी एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको आपकी गलतियां बताई कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय आप क्या कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, आप पढ़ते समय बेसिक को छोड़ रहे हो, बड़े की तरफ भाग रहे हो, ये गलती कर रहे हो। मैंने आपको बता दी कि आप ये गलती कर रहे हो, ठीक है। अब जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, आप इस बात को ध्यान रखो, अब जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, थोड़े दिन आपने मेरी बातों को फॉलो किया, आपने एक दिन फॉलो किया, दूसरे दिन फॉलो किया, तीसरे दिन, यानी जब तक आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हो, आपके अंदर कौन सा गुण चल रहा है, राजसिक गुण। जैसे ही आप मेरी बात को भूले और आप क्या करने लगे, अपना वही ढर्रा पुराना जो गलती आप कर रहे थे, जिस आलस्य में आप थे कि अरे जल्दी 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 निपटाना है, समझना नहीं है, तो उस समय आपके अंदर कौन सा गुण आ गया, तामसिक गुण। तो जब कभी ऐसी स्थिति में आप खुद को पाओ, किसी चीज को लेकर, पढ़ने को लेकर आपके अंदर आलस्य आए, किसी काम को करने को लेकर आपके अंदर आलस्य आए, जो गलतियां आप दोहरा रहे थे वो फिर से आप दोहराने लगो, तो अपने दिमाग को ये याद दिलाना कि अरे यार मैं तामसिक गुण में क्यों जा रहा हूं, मुझे राजसिक गुण में जाना है। और जब आप राजसिक गुण बार बार अपने आप को ये याद दिलाते रहोगे, तो आप देखना आपका वर्क परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो गुण भर आपके काम के हैं, इनको याद रखना। आप सुबह से उठते हैं तब से आप इसको और भी चीजों में फॉलो कर सकते हो, अपने जीवन में भी फॉलो कर सकते हो, अपनी पढ़ाई में भी फॉलो कर सकते हो, अपनी जॉब में भी फॉलो कर सकते हो, जहां आप इसको चाहो। जब जब आपको किसी चीज को लेकर आलस्य आए, किसी चीज को लेकर नकारात्मकता आए, मान लो आपके अंदर कौन सा गुण आ गया, तामसिक गुण, और जैसे ही आपने उसको स्किप किया, अरे यार इससे कोई मतलब नहीं है, सकारात्मक हुए, तो आपके अंदर कौन सा गुण आ गया, राजसिक गुण। और ये राजसिक गुण आपको राजा बना देगा, इस चीज को याद रखना। देर सवेर हो सकती है, किसी को जल्दी सब कुछ मिलता है, किसी को थोड़ी देर से मिलता है, लेकिन हाँ वो आपको मिलेगा जरूर, अगर आप लगे हुए हो, अच्छे कार्य कर रहे हो, यानी उस कर्म की ओर आप अग्रसर हो, तो वो चीज आपको हासिल जरूर होगी। तो जो गलतियां आप कर रहे थे, वही गलतियां आपको बार बार रिपीट नहीं करनी है, खुद को आपको बार बार याद दिलाना है कि मेरे को अपने अंदर राजसिक गुण लेकर के आना है, यानी कि गलतियों को करने से मेरे को अपनी क्लास मतलब मेरे को अपनी पढ़ाई में गलतियों को करने से बचना, ठीक है, इतनी चीज याद रखना, ठीक। अब यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि जो आपका सिलेबस रहा है, सिलेबस को छोड़ दो, उसमें सामान्य अध्ययन ही लिखा है, लेकिन जब हम उसको डिकोड करेंगे, क्या करेंगे, डिकोड, ये दो गलतियां हैं, इनको छोड़ दो कुछ समय के लिए, मतलब इनको धीरे धीरे आप वो करो। इसके अलावा जब मैं आपसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगी तो एक दिन में भले ही हम 50-60 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, 2 घंटे का प्रॉपर समय लगाएंगे, लेकिन उसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसको हम बकायदा, इस पे हमारा ज्यादा फोकस होगा, ठीक है। ठीक, ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने से कुछ नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करना है इससे काम चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सिलेबस में ले जाने से पहले एक चीज और है मेरे दिमाग में, वो ये है कि ये जो ऑब्जेक्टिव से आप तैयारी करते, कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव से तैयारी करते हैं, बोलते हैं, कई लोगों का फोन आता है कि घटना चक्र ले ले, बस घटना चक्र पढ़ ले, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। लोग तो घटना चक्र पढ़ पढ़ के एग्जाम निकाल लेते, तो वो दौर अलग था 2018 के पहले।
का, जब यूपी में जो घटना चक्र रट लेता था उसका प्रीलिम्स आसानी से हो जाता था। ये 2018 के पहले कई ऐसे लोग हैं प्रीलिम्स निकालने वाले जो आज कॉल करके रोते हैं कि 2018 से पहले निकल जाता था, अब हमारा प्रीलिम्स नहीं निकलता। तो किस चीज की कमी है, वो आज भी उसी ढर्रे में जी रहे हैं 2018 से पहले वाले में, कि घटना चक्र रट लिया, एक करंट की बुक रट ली, बस चले गए एग्जाम देने। लेकिन अब यूपीपीसीएस 2018 से बहुत अंतर है, ठीक है, बहुत सारी चीजों में आपके यूपी में अंतर देखने को मिलेगा, कोई एक उसमें नहीं है। जैसे एग्जाम में अंतर आया वैसे कई चीजों में आप वहां पर अपने राज्य में आप अंतर पाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अभी आपके पास समय है पर्याप्त। क्या है? पर्याप्त समय है। कभी भी इससे पहले इतना ज्यादा समय यूपीपीसीएस के लिए नहीं मिला है जिस तरीके से अभी आपको 2025 में समय मिला। हालांकि 24 में एग्जाम बढ़ने की वजह से आपको समय मिला है, लेकिन उसमें भी कई बार असमंजस की स्थितियां बनी, अब हो रहा तब हो रहा, अब नहीं हो रहा तब नहीं हो रहा। इस तरीके से आपकी पढ़ाई उस समय ठीक से नहीं हो पाई है, ये बात मैं समझती हूँ। लेकिन अभी आपको प्रॉपर पता है कि आपकी एग्जाम कब हो रही है, अक्टूबर में। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है। क्या चल रहा है? अप्रैल जस्ट शुरू हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है और क्या है? सितंबर है, सितंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 माह है। कितने माह हैं? 6 माह है। हालांकि मेरी सलाह तो ये है कि मैंने पहले भी जब इस पे बात की थी तब भी मैंने कहा था, आज से 2 महीना पहले जब मैंने इस पे बात की थी तब भी मैंने कहा था कि एक काम करो, मेंस पढ़ना प्रारंभ कर दो। आप लोग क्या करो? मेंस पढ़ना प्रारंभ कर दो। लेकिन चूंकि आज मैं प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में बात कर रही हूँ तो अभी मैं उसी पे रहूंगी, मेंस पे मैं कभी और बात करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर 6 माह आपके पास है। ये 6 माह आपके लिए इतने पर्याप्त है कि जो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी है वो बहुत बेहतर ढंग से हो सकती है, बहुत ही उम्दा तरीके से और बहुत ही बेहतर ढंग से आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको समझना ही होगा सिलेबस को। किसको समझना होगा? सिलेबस को। सिलेबस क्या है? भूगोल में जैसा कि बोल दिया गया है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भूगोल में क्या बोल दिया गया है कि भाई सामान्य अध्ययन करके आओ। विश्व के भूगोल से देखते हो आप, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते, लेकिन जितने क्वेश्चन रहते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर विश्व का भूगोल तो सीधा लिखा है, लेकिन इनके टॉपिक, अब ये टॉपिक आप नोट कर लेना, या तो ये मैं पीडीएफ डलवा दूंगी आपको, ठीक है। तो रहेगा क्या, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये जो सारे टॉपिक है, ये टॉपिक आपको घोट के पीने हैं। क्या करने हैं? घोट के पीने। और ये सारे टॉपिक मैं इतने अच्छे तरीके से आपके तैयार करवाऊंगी कि एक क्वेश्चन भी, मैं गारंटी से कह रही हूँ कि एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। हाँ, अब जबरदस्ती एक क्वेश्चन भी बाहर ना जाए उसके लिए मैं आपके सिलेबस को कतई नहीं बढ़ाऊंगी। जैसा मेरा पहले पैटर्न था पढ़ाने का, जैसे मेरा पहले तरीका था, आज भी मेरा तरीका वही है और आगे भी मेरा तरीका वही रहेगा। पहले के जो पुराने स्टूडेंट है वो आज भी पिछले साल का भी पेपर जाकर के देख ले, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से उनको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने पढ़ाया हो और उनको मतलब आया नहीं, मतलब या तो उनको उसमें पीडीएफ में या नोट्स में मैंने दिया हुआ है, या तो मैंने उनको क्लास में वो चीजें समझाई है, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ क्लास में छोड़ा करो, क्योंकि मेरी क्लास में जो आपको मैंने पीडीएफ दे दी, आप ये मत सोचो करो कि मैडम ने पीडीएफ दे दी तो बस कल्याण हो गया, संपूर्ण सारी यही है, नहीं। क्लास में कई ऐसे और नवीन चीजें हैं जो पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आ जाती है। जैसे अभी सात्विक और तामसिक गुण, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन वो मेरे दिमाग में अभी बोलते बोलते पढ़ाते पढ़ाते आ गया, ठीक है। तो वही मैं कह रही हूँ कि जब आप क्लास में होते हो, क्लास में 4 चीजें और खुलती है और आपको पीडीएफ से ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको क्लास में मिलता है, ठीक है। तो इसलिए खास तौर पे ज्योग्राफी और एनवायरमेंट या किसी भी सब्जेक्ट की आप क्लास ना छोड़े तो ज्यादा बेहतर है। 4 होल सब्जेक्ट, एक हिस्ट्री, एक पॉलिटी, एक ज्योग्राफी और एनवायरमेंट, ये 4 सब्जेक्ट आपके इतने तगड़े होने चाहिए कि इनसे 1 या 2 क्वेश्चन से ज्यादा गलत होने की संभावना ना हो। इन 4 में अगर आपने पकड़ बना ली तो बस आपका कल्याण हो गया, आप ये समझ लेना, ठीक है। जरूरत है
तो बार बार रिवीजन करने की, ठीक है। आप सबसे बड़ी चीज जो नहीं करते हो वो आपका रिवीजन ही है, जो आप नहीं करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये टॉपिक जो आपको घोट के पीने हैं, ये सारे मैं पढ़ाऊंगी अभी ना, मैंने इनके नोट्स दिए ना कुछ दिए। तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक है वो है आपका ब्रह्मांड और सौरमंडल। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन भूले भटके एक आधी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम आप देखोगे 2022 में आई थिंक शनि ग्रह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो भूले भटके में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक हम इसको बना के पढ़ते नहीं है, बस एक क्लास में सौरमंडल सारा हम समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक एक डेढ़ घंटे के टॉपिक है जिनको हम एक ही एक क्लास में कंप्लीट करते चलते हैं। पृथ्वी की गतियां बहुत ज्यादा नहीं आता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हवाओं के पैटर्न, महासागरीय धाराओं के पैटर्न को समझने के लिए आपकी पृथ्वी की गतियां समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इस टॉपिक को भी आपको बेहतर, मात्र 1 घंटे का टॉपिक है, मेरे पढ़ाने के तरीके के अनुसार 1 घंटे का टॉपिक है, आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अच्छा, देशांतर क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी 1 घंटे का टॉपिक है, इसको समझ ले तो ज्यादा बेहतर है। ज्योग्राफी पढ़ रहे और अक्षांश और देशांतर ही नहीं पता है तो थोड़ी शर्म की बात हो जाती है ना, तो इसलिए पढ़ लेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं, या तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आपसे पूछेगा, या फिर भूकंप वगैरह से पूछ लेगा, या फिर सुनामी से पूछ लेगा, या फिर किससे पूछ लेगा, ज्वालामुखी से। तो ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जहां से किसी ना किसी से किसी भी समय, कभी सुनामी से, कभी ज्वालामुखी से, कभी भूकंप से एक आधी क्वेश्चन आ जाएगा। और अभी की जो स्थितियां चल रही है, जैसे कि म्यांमार हो गया, टोंगा में फिर से आने की संभावना है, तो ये जो म्यांमार में भूकंप आया, इसमें अभी तुर्की में भूकंप आया, अफगानिस्तान में आया, दिल्ली में कई बार झटके लगे, तो ये जो सारी चीजें है, करंट में जो चीजें चल रही है, उनसे भी कहीं ना कहीं हमारी ज्योग्राफी थोड़ी सी उस पर भी डिपेंड होती है कि किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब की बार ये जो टॉपिक्स है इनको हम छोड़ नहीं सकते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 नंबर दे करके जाएंगे, इस चीज को याद रखना, ये आपको 2 नंबर दे करके जाएंगे अब की बार, ठीक है। अगला है महाद्वीप एवं महासागरीय संचलन। महाद्वीप और महासागरीय संचलन में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़नी होती है जलधाराएं। हालांकि यहाँ टॉपिक लिखे हुए हैं, लेकिन उन टॉपिक के अंदर भी कई जो मैं सिर्फ मेजर टॉपिक पढ़ाऊंगी, उन मेजर टॉपिक को ही आपको रखना है, बस ज्यादा हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो बस यहाँ से हमारे काम की कुछ है तो जलधाराएं, ठीक है, और हमारे काम के है तो महासागरों में पाई जाने वाली आकृति, जैसे कि कटक वगैरह हो गए, बेसिन वगैरह हो गए, बस ये सब इंपॉर्टेंट है, तो वो महासागर की आकृति में ही आ जाते हैं। और जलधाराएं इंपॉर्टेंट है तो वो हम सारी पढ़ लेते हैं। इसके अलावा विश्व के संसाधन, खनिज और उद्योग, इनको जब हम जो प्रादेशिक भूगोल पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, प्रादेशिक भूगोल, जैसे कि हम एशिया महाद्वीप पढ़ते हैं, जैसे कि हम अमेरिका महाद्वीप पढ़ते हैं, हम यूरोपीय महाद्वीप पढ़ते हैं, तो ये जो सारे आप महाद्वीप पढ़ते हो, उन महाद्वीपों में जो देश है उन सबको आप पढ़ते हो, वहां के संसाधनों को आप पढ़ते हो, वहां बहने वाली नदियों को आप पढ़ते हो, वहां के पर्वतों को पढ़ते हो, वहां की खनिज प्रणाली को पढ़ते हो, वहां की कृषि प्रणाली, तो सब ये सब सारा कुछ किसमें आ जाता है, आपका प्रादेशिक भूगोल में, ठीक है। इसके अलावा वायुमंडल का संगठन और संरचना, एक आधी क्वेश्चन भूले भटके आ जाता है। पवने तो उसकी फेवरेट है, पवनों से तो वो एक आधी क्वेश्चन आपसे रख ही देता है। कभी कभी वातावरण चक्रवात और प्रति चक्रवात से भी आपको फंसा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको पढ़ना जरूर है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा जलवायु की समझ रखते हैं, जैसे कि जलवायु मैं पढ़ाऊंगी आपको, है ना, तो जब हम जलवायु पढ़ेंगे तो कुछ हिस्सा वातावरण चक्रवात, प्रति चक्रवात का भी मैं जिक्र कर दूंगी। खास तौर पे यहाँ पे हवाओं का पैटर्न पूछता है, निम्न वायुदावली हवाएं, उच्च वायुदावली हवाएं, कौन किसके ऊपर, किसमें कौन किसके ऊपर, वातावरण कैसे बनते हैं, कुछ बेसिक जो है, कहाँ बनते हैं, कितने अक्षांशों पर बनते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें कुछ बेसिक है। जैसे कि जेट धाराएं भी इन्हीं से जुड़ी हुई है, जो अभी आया था क्वेश्चन, आया था कि नहीं, जेट धाराएं किससे जुड़ी हुई है, जलवायु से जुड़ी हुई है। इसको आप वातावरण से भी जोड़ सकते हो, इसके लिए चक्रवात से भी जोड़ सकते हो, प्रति चक्रवात से, क्योंकि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन होती है, यही जेट धाराएं।
याद है अभी जेट धाराओं वाला भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ, अब ये है ना कॉन्सेप्ट, अगर आप पहले से होल टॉपिक पढ़ के जाते, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाते, टॉपिक को अच्छे से समझ के जाते, ये जो टॉपिक मैंने आपको आज मेंशन किए, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी दिक्कत आपको एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद हुई है। तो सबसे पहली बात कि आपको यूपीपीसीएस के सिलेबस को समझना ही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और सिलेबस पे ही कोई बात नहीं करता है। आप देख लो जितने भी दीपक जी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट हुआ है क्लास। इंडियन ज्योग्राफी में भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत का परिचय, भारत के भू आकृतिक प्रदेश और नदी तंत्र, ये 5 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं भारत के भूगोल में। अभी विश्व का भूगोल स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। कल से मैं स्टार्ट करूंगी मृदा संसाधन, मतलब नदी तंत्र के आगे हम स्टार्ट करेंगे मृदा संसाधन, तो आप कल से ज्वाइन करिएगा। बाकी क्लासेस सारी रिकॉर्डेड है, आप सर से संपर्क करके वो आपको बता देंगे, ठीक है। हाँ, पीडीएफ भी अभी इसकी शेयर कर दूंगी, मैं बिल्कुल करूंगी, है ना। तो यहाँ पर आप देखो, ठीक, अब यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर जल का वितरण, यानी कि किसकी बात कर रहा है, महासागरों की, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, महासागरों की, है ना। ये आपको करने हैं। इसके अलावा जो झीलें होते हैं, जो छोटे छोटे सागर होते हैं, जो लेक्स वगैरह होती है, उनको हम प्रादेशिक भूगोल के साथ ही पूरा कंप्लीट करके चलते हैं। ज्यादातर जो हिस्सा है विश्व भूगोल का, वो आप एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इन सब के साथ इंक्लूड करके मैं पढ़ाती हूँ उनको एक साथ एक जगह पर, ठीक है। बाकी जलवायु और जलवायु प्रदेश विश्व की बहुत डीप में नहीं जाना है, आपकी परेशान मत हो कि कोपेन के सारे सबके याद करने पड़ेंगे, उतना ज्यादा नहीं जाना। मैं कुछ इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊंगी, बस उतना समझा दूंगी, उतना ही रट लेना, जो कुछ आना होगा उतने में से ही आ जाएगा, बस हो गया। उससे ज्यादा जलवायु में, विश्व की जलवायु में आपको नहीं घुसना है। हाँ, भारत की जलवायु को हम बकायदा समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारा प्रादेशिक भूगोल, जिसमें आपके क्या आने वाले हैं, सारे महाद्वीप आने वाले, और विविध में कुछ जो जैसे कि अभी आपसे पूछ लिया था पायरोमीटर्स वगैरह, है ना, ये सारी चीजें की किसका कौन किसका दाब मापिए कौन, हालांकि उसको साइंस से भी आप जोड़ सकते हो, लेकिन उसके बावजूद ये विविध वाले पोर्शन से भी कुछ हिस्सा इसका जुड़ जाता है, तो वो वाला हिस्सा यहाँ पर मतलब जलीय कृषि, सुनहरी क्रांति वो सब भी, तो सब इसमें जुड़ जाता है, ठीक है, विविध में। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो विविध के तौर पर आपको मिल जाती है। मैं जनरली इसको छोड़ देती थी, लेकिन पिछले साल का पेपर देख के मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी छोड़ना अब उचित नहीं है, ठीक है। जनरली मैं ये चीजें नहीं पढ़ाती थी विविध वाली, वो आप जैसे बच्चा जो पढ़ता था कुछ बेसिक बुक्स उनको मिल जाती थी, वो वहीं से कर लेते थे, लेकिन अब की बारी मैं सारा आपको दूंगी, ये वाला भी दूंगी, ठीक है। अब आती है भारत के भूगोल। भारत के भूगोल के अगर आप क्वेश्चन देखो, पहले जाकर के पीसीएस के अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, और अभी तक जितना आपने पढ़ा है, और जो पीडीएफ आपको मैंने दी है, ईमानदारी से बताना, जितना आपने पढ़ा है और जितनी पीडीएफ मैंने आपको दी है, और जो कुछ पुराने स्टूडेंट है जिन्होंने 1-2 बार मुझसे ऑलरेडी भूगोल को पढ़ लिया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर, और जो नए हैं जिन्होंने अभी 5 टॉपिक की क्लासेस कर ली है, और पीडीएफ जो मैंने दिया है वो पूरी पीडीएफ आपने 5 टॉपिक की पढ़ ली है, वो ईमानदारी से बताओ कि अगर आपने जाकर के पुराने क्वेश्चन देखे हो, इनफैक्ट पिछले साल के ही देखे हो, तो आपको क्वेश्चन मिले हैं कि नहीं मिले हैं, और पीछे चले जाओ, मेरी मानो तो और पीछे चली जाओ, 24 का देखा, 23 में भी जाओ, 22 में भी जाओ, 21 में भी जाओ, 18 में भी जाओ पूरा कम से कम 5 साल के देखो, और पीडीएफ से एक एक चीज, एक एक लाइन मिलाओ कि आपको वो चीज मिली है या नहीं मिली, ठीक है। तो ये काम आज आपको करना है। फिर भी अगर जितनों ने क्लास की और जो देखते रहते हैं पुराने क्वेश्चन, वो एक बार ईमानदारी से हम बताओ कि उनको चीजें मिली है या नहीं मिली है। जो कॉन्सेप्ट मैं क्लास में क्लियर कराती हूँ, वो चीजें ज्यादातर तो मैंने पीडीएफ में डाल दी है, लेकिन फिर भी मेरी सलाह हमेशा से आपको यही रहेगी कि मेरी क्लास, ज्योग्राफी की क्लास मत छोड़ा करो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपको क्लास में मिलेंगे वो पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने की चीज होती है, रटने की या पीडीएफ में पढ़ने की नहीं होती है। इस चीज को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना, ठीक है। मिले है ना? हाँ, चलो यही मेरी सफलता है। अगर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यही मेरी और मेरे सब्जेक्ट की सफलता है। बस मेरे लिए इतना ही काफी है। देखो, भारत का भूगोल, इसमें भारत का परिचय, एक क्वेश्चन
क्वेश्चन पैट है कि भारत के परिचय से एक क्वेश्चन आना ही आना है, फिर चाहे इसकी कभी अक्षांश स्थितियों से पूछ लेता है, कभी इसके चैनल से पूछ लेता है, कभी इसके स्थलीय किलोमीटर्स की लंबाई, कभी जलीय किलोमीटर्स की लंबाई, किसी ना किसी माध्यम से वो परिचय से आपसे एक क्वेश्चन जरूर रखता है। ठीक है, भूगर्भिक संरचना कोई नहीं पढ़ाता है, मैं जानती हूँ, पूरा यूट्यूब छान लो, कुछ भी छान लो, भूगर्भिक संरचना भारत की कोई नहीं पढ़ाता। जो कोई पढ़ाते भी होंगे तो वो मेंस में थोड़ा बहुत बताते होंगे, प्रीलिम्स में ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन आता है इसका क्रम लगाने का, इसका पैटर्न लगाने का, तो फिर आपको हो जाती है दिक्कत। तो ये आपने पढ़ा हुआ है मेरे से, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपने अगर मुझसे भूगर्भिक संरचना पढ़ ली तो फिर आपको कहीं और किसी का मुंह ताकने की इसके लिए कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सर से सारी चीजें याद होगी, आपको बकायदा पता होगा कि पहले आग्नेय होती है, आग्नेय के बाद धारवाड़ होती है, इससे जब आग्नेय का रूपांतरण होता है तो ग्रेनाइट बनता है, नीस बनता है, सिस्ट बनता है, गैब्रो बनता है। ये सब आपको मैंने सारी चीजें क्लास में विद कॉन्सेप्ट बताइए, धारवाड़, कुड़प्पा, ठीक है, कुड़प्पा, विंध्यन, ये सारा पूरा का पूरा हमने क्रम पढ़ा, बकायदा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, कैसे ये बनी, कहां से बनी, क्यों इनको यही नाम दिया गया, यहाँ क्या क्या पाया जाता है, इसको हमने बकायदा पढ़ा हुआ है। ठीक है, और उसका नोट्स में भी इसका सारा कुछ लिखा हुआ है। भू आकृतिक प्रदेशों में आप क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे कि आपने क्या पढ़ा था, भारत के हिमालयी क्षेत्र, यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। देखो टॉपिक के अंदर भी क्या मौजूद है, सब टॉपिक। ठीक है, तो हमने एक टॉपिक पढ़ा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, दूसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा, उत्तर भारत का विशाल मैदान, क्या विशाल मैदान। अब जो आपको एक क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में, कौन सा वाला, गंगा के मैदान वाला आया था, याद है कुछ, अभी हाल ही में आया था आपको, क्या, गंगा के मैदान वाला। ठीक है, जैसा गंगा का मैदान मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है वही आपको नोट्स में मिलेगा, और क्वेश्चन जाकर के देख लो वही मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन भी जाकर के देख लो आपको वैसे ही मिलेगा। दूसरी चीज ये कि गंगा के मैदान में गोखुर झील पाई जाती है, ये सब भी है ना, ये सब भी नदियां क्या बनाती है, विसर्ग बनाती है, इनमें क्या हो जाता है, अवसादों की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है इनको हमने बकायदा लेकर के चला है, तो यही सब तो पूछता है भाई, और यही सब पूछ रहा है, पुराने पेपर उठा करके देखो, चले जाओ, यही सब पूछ रहा है। तो इसके अंदर आपको ये मिल गया, आज गंगा का मैदान पूछा है, कल असम का मैदान पूछ लेगा, कल क्या पूछ लेगा, असम का मैदान पूछ लेगा, है ना, बताओ सिंधु का मैदान पूछ ले, बताओ दोआब के बारे में आपसे पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। आजकल तो अपना ट्रेंड बढ़ाता ही जा रहा है, अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है यूपीपीसीएस। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर भारत का विशाल मैदान। और क्या पढ़ा हमने, इसी में हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक, सब टॉपिक हमने पढ़े। इसी में पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पढ़ा, फिर हमने पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान क्यों, मतलब क्यों वहां पे अवसाद ज्यादा है, क्यों वहां ज्यादा बंदरगाह नहीं है, पश्चिमी तटीय मैदान में क्यों ज्यादा बंदरगाह है, वहां पर नदियां जो है ज्वालामुख क्यों बनाती है, पूर्व में यानी पूर्वी तटीय मैदान में ही नदियां डेल्टा क्यों बनाती है, सब क्यों के जवाब अब आपके पास है, क्योंकि नदी तंत्र तक आपकी क्लास हो चुकी है। तो ये सारा भी हो गया था, सारे द्वीप समूह हमने पढ़ लिए थे, सारे द्वीप समूह हमने पढ़ लिए थे, उनकी आकृति देख ली, कहाँ क्या पर कौन सा द्वीप है, उनमें जो द्वीपों के कई नाम बताए हैं वो भी याद रखना, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, मैंने देखे हैं ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी द्वीप का नाम रख देगा या आपसे 4 द्वीप के नाम रख देगा और ऊपर लिखा रहेगा कि इनमें से बताओ कौन सा अंडमान निकोबार का है या कौन सा लक्षद्वीप का है। तो जिन जिन द्वीपों के कुछ नाम मैंने मेजर किए, मेंशन किए हैं, उनको अवश्य ही आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आ जाता है अपवाह तंत्र। ठीक है, हालांकि अभी मेरे को अपवाह तंत्र के बाद जलवायु पढ़ाना था, लेकिन जलवायु अभी नहीं, इस जलवायु को हम भारत और विश्व के साथ जोड़ के पढ़ाती हूँ। ठीक है, इसको भारत और विश्व के साथ जोड़ के पढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें बतानी होती है, जैसे कि आपको दाब, वायुमंडलीय दाब बताना होता है, आपको प्रवणता बतानी होती है, क्योंकि दाब और प्रवणता बताए बिना पवनों का पैटर्न नहीं समझ पाते, और जब आपको पवनों का पैटर्न नहीं समझ में आता तो दिक्कत होती है आपको दक्षिण पश्चिम मानसून को समझने में, किसको, दक्षिण पश्चिम मानसून को। और फिर जब ये लौटता है
तो उत्तर पूर्वी मानसून को भी आपको समझने में दिक्कत होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत से टकरा करके दो भागों में चलता है, यहाँ से टकरा करके उसका पैटर्न अलग हो जाता है, हवाएं अलग हो जाती है, इनका भारत में प्रवेश करने का तरीका अलग हो जाता है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होता है वायुमंडलीय दाब को, यानी कि वायुमंडल को, उसमें चल रहे हवाओं के पैटर्न को, क्षोभ मंडल को, और उसके बाद इसमें आती है आपकी काम करती है प्रवणता। क्योंकि किसी भी चीज में या खास तौर पे वायुमंडलीय दाब में देखें तो जितनी तीव्र प्रवणता होगी, यानी कि उसका ढाल जितना तीव्र होगा उतनी ही तीव्र क्या चलेगी, हवाएं चलेगी। तो इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून के समय ढाल प्रवणता कैसी होती है, अपने उच्च स्तर पर होती है। ठीक है, तो यही सारे कॉन्सेप्ट है जिनको आप भारत और विश्व के साथ जोड़ के हम पढ़ते, ताकि 2-3 टॉपिक हमारे एक साथ यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको मैं हमेशा रोकती हूँ, लास्ट में ही पढ़ाती हूँ। तो हम कल क्या पढ़ेंगे, मृदा पढ़ेंगे। ठीक है, सारी मृदाएं पढ़ेंगे, उनका काम पढ़ेंगे, मृदाओं में होने वाली समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं कि मृदा निर्वनीकरण ना हो। तो ये सारी चीजें मृदा अपरदन को पढ़ेंगे, कौन कौन से अपरदन के प्रकार होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपसे सीधा पूछ लेता ना, हालांकि यूपीएससी में पूछा गया है, भविष्य में वो यूपीपीसीएस में भी पूछा जा सकता है ना। प्राकृतिक वनस्पति है ना, ये भी है, इसको पढ़ेंगे। जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देशीय परियोजना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है कि आपको 1 से 2 नंबर यानी 1 से 2 क्वेश्चन आपके सही करा ले जाता है अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो। बस ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, यानी रटने का ही काम है देखा जाए जनरली तो। इसमें सारे फैक्ट ही आपको याद करने हैं और 2 क्वेश्चन ये आसानी से आपके कंप्लीट करा देगा। कृषि से, पशुपालन से हालांकि कम हो गए हैं, लेकिन कृषि से, कृषि के पैटर्न से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। आपने दिमाग को इस चीज के लिए तैयार रखना। और आरओ वाले तो इस चीज को और दिमाग में गांठ बना के रख लो कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर खनिज संसाधन एक क्वेश्चन पैट है, एक क्वेश्चन पैट है, पक्का है कि आएगा ही आएगा। ऊर्जा संसाधन एक क्वेश्चन कंफर्म, उद्योग एक क्वेश्चन कंफर्म, परिवहन कभी उद्योग से आ जाता है कभी कभी उद्योग से आ जाता है कभी परिवहन से। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर बार दोनों से आए और जरूरी नहीं कि हर बार दोनों से ना आए। कभी इससे भी आ जाता है तो इससे नहीं रखता है, इससे आ जाता है तो इससे नहीं रखता है, वो डिपेंड करता है कि क्या परिस्थितियां हैं। ठीक है, जनसंख्या नगरीकरण एक क्वेश्चन, प्रजाति जनजातियां, यहाँ पर भारत की जनजातियों से थोड़ा कम ही आता है, विश्व की जनजातियों से थोड़ा ज्यादा पूछता है। हालांकि अभी 2-3 सालों से देखा जाए तो जनजातियों से कम ही पूछे गए हैं क्वेश्चन, फिर भी हमको इसको तैयार तो करना ही है अगर आ गया तो। इसलिए आपको जनजातियों वाला भी पूरा मिलेगा नोट्स में, उसके लिए घबराओ मत, सब कुछ है ना। हालांकि हैंड राइटिंग ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है जनजाति वाला, कई लोगों के पास होगा। सदफ है क्या, मनोज जी, सदफ कोई जो पुराने स्टूडेंट है वो बताएं कि उनके पास जनजाति वाला हैंडराइटिंग वाला मेरा जो नोट्स है बहुत जबरदस्त है। अगर आप उसको देखेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो। ठीक है, आप रही आपदा प्रबंधन की बात, तो इसको जरूर हमको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, कब इनका गठन हुआ, क्या है, कौन कौन सी आपदाएं हैं, क्या कैसा। तो भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, ये सब से रिलेटेड एक आधी क्वेश्चन करंट से अगर खास तौर पर घटना जुड़ी है तो आ जाती है। ठीक है, हाँ, तो ये भी हमको पढ़ना ही है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये तो हम पढ़ते ही जाते हैं, तो उतना वो मेंशन नहीं है, वो तो सारी चीजें हम टॉपिक के साथ ही हमारे क्लियर होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका भूगोल का। ठीक है, तो भूगोल में जहां लिखा हुआ है आपको मात्र सामान्य परिचय, तो मात्र सामान्य परिचय काम नहीं करता है, आपको डीप में इन टॉपिक्स को पढ़ना होता है। और भूगोल में ऐसा कोई भी जो टॉपिक काम के नहीं थे वो तो मैंने छोड़ ही दिए विश्व में खास तौर पे। ठीक है, लेकिन भारत के सारे टॉपिक काम के हैं। हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन, उसका पैटर्न है कि वो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछे गए, किसी किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बस ये उसकी खासियत है। वो टॉपिक कोई भी हो सकते हैं, खास तौर पर जल संसाधन बहुउद्देशीय परियोजना तक, यानी कि भारत के परिचय से लेकर जल संसाधन बहुउद्देशीय परियोजनाओं तक का जो पूरा है होल, वहां तक आपके किसी भी टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी उसके बाद देखा जाए तो एक एक ही क्वेश्चन बना रहता है। ठीक है, हाँ ठीक है, करवा देंगे प्रवीण जी। मनोज जी, वो हैंडराइटिंग वाला जो मेरा नोट्स है ना जनजाति वाला, वो ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर उपलब्ध है तो, नहीं तो फिर मैं देखूंगी, खोजूंगी, डाल दूंगी, है ना। देखो अब इतनी बात हो गई, यहाँ तक क्लियर है सबको।
भारत के भूगोल से या विश्व के भूगोल से या पूरे भूगोल से बात समझ में है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। अब कैसे पढ़ना है, क्लास करते जाना, वैसे कई चीजों में मैंने बताया है, क्लास करते जाओगे और समय के साथ आपको धीरे धीरे वो कला आती जाएगी। ठीक है। किसी के मन में कोई सवाल उत्पन्न हो रहा हो तो अपना सवाल भी आप लोग पूछ सकते हो। कल भी मेरे को खांसी थी, खराश थी, और कल से मैं बहुत गॉगल कर रही हूँ हल्दी नमक का, और सिरप विरप से जा ही नहीं रही है, इतनी सिरप पी रही हूँ उसके बावजूद। तो मैं फिर अब कल से काढ़े पे आ गई हूँ, काढ़ा बना बना के पी रही हूँ, गॉगल कर रही हूँ। तो फिर थोड़ा आज आराम है और मैं इतना बोल पा रही हूँ। नहीं तो कल तो मैं थोड़ा थोड़ा बोल रही थी तो भी खांसी खांसी आ रही थी मुझे। चल ठीक है। हाँ, मैं अभी बताती हूँ मैपिंग कैसे करें। ठीक है। हाँ हाँ, चलो अच्छा सवाल है। जोशंधा स्वालिनो, ये ऋषि जी लिख के देना मेरे को, मैं मंगा लूंगी। ठीक है, ये मतलब मेरे व्हाट्सएप पे आपके पास नंबर है ना, उसमें आप इसका नाम लिख के डाल दीजिएगा। ठीक है। मैं तो हैंडमेड ही बना रही थी, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, मुलैठी, इसका मैं हैंडमेड ही बना रही थी इसको। हाँ, मुलैठी का तो पी ही रही थी भैया काढ़ा, है ना। मुलैठी, काली मिर्च, अदरक और हल्दी, ये इसका इसका बना के मैं पी रही थी। पर अगर उससे आराम जल्दी लगता है ऋषि जी तो वो मेरे को आप मैसेज में डाल देना। ठीक है। क्योंकि सिरप से मेरे को आराम नहीं लग रहा है, सिरप में पी रही हूँ तो वो मेरे को और खांसी दिला रहा है एकदम, तो इसलिए मैंने बंद कर दी। डाबर हनीट्स, ओके ठीक है। हाँ ठीक है। आप ये तो खैर मुझे डाबर वाली याद रहेगी, बाकी ऋषि जी आप भी लिख देना। ठीक है, फिर मैं देख लूंगी। हाँ चलो। अच्छा देखो, पर्यावरण और परिस्थिति की, अच्छा पहले मैपिंग की मैं बात करती हूँ। इन्होंने पूछा कि मैपिंग कैसे करना है। आपको मैप बनाते आता है? हाँ, हनिट्स मैंने याद कर ली, मेरे को याद रहेगी। ठीक है प्रवीण जी। अच्छा ये बताओ, मैप बनाते आता है आप लोगों को? मैप बनाते, मैप जनरेट करते आता है? मैप अगर आपको बनाते आता है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से ही मैप बनाया करो। लेकिन अगर मैप बनाते नहीं आता, नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है तो हाँ, तो इसके लिए क्या करना है, मार्केट जाओ, मार्केट में एक एक रुपए के मैप मिलते हैं। जैसे हम लोग जब 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तो कहीं शायद मुझे लगता है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इसका कुछ मैप वैप हुआ करता था। तो मार्केट जाते थे, कई बार आप खड्डे का मैप लाते थे, कई बार आपको व्हाइट वाला पेपर। तो जैसे व्हाइट वाला पेपर है वो आपको लाना है। ठीक है। तो जैसे अभी क्या चल रहा है, हमारा भारत का भूगोल चल रहा, क्या चला हमारा भारत का भूगोल। भारत का जब भूगोल चला, और इसकी चलो इसकी बात करते हैं, मैंने क्लास ली किसकी, भूगर्भिक कालखंड की। मैंने किसकी क्लास ली, भूगर्भिक कालखंड की। और जब मैंने भूगर्भिक कालखंड की क्लास ली थी तो मैंने आपको कहा था कि इसकी मैपिंग करनी है। आपको क्या करनी है, इसकी मैपिंग करनी है। अब मैंने आपको बकायदा ये बात बताई थी कि ये आपका क्या है, भारत है, और यहां पर आप देखोगे तो आपको अरे ये है आपका क्या था, भारत। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये कब बनता है, बाद में बनता है। यहाँ क्या मौजूद है, हिमालय मौजूद है। सबसे पहले हमारे भारत में कोई संरचना बनी तो वो क्या बनी थी, प्रायद्वीपीय भूखंड बनी थी। ठीक है। तो आपने एक मैप लाया, सबसे पहले मैंने आपको किसके बारे में जिक्र किया, आग्नेय चट्टान के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, आग्नेय चट्टान के बारे में। और इसकी मैपिंग विकास जी अगर क्लास में है, और विकास जी ने इनकी सबकी मैपिंग कर करके भेजी थी। अगर आप लोग ग्रुप में जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जाकर के देखोगे, ग्रुप में जिन जिन ग्रुपों में आप हो, तो उसमें विकास जी ने बस अकेले मैपिंग की थी, एक या दो लोगों ने और किए थे, बस हो गया, बाकी फिर किसी ने नहीं किया था। ठीक है। तो यहाँ पर जब उन्होंने आर्कियन आग्नेय चट्टानें उनको बताना था तो उन्होंने इस क्षेत्र में हाईलाइट कर दिया।
ठीक है। जब उन्हें धारवाड़ियन बताना था तो उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, जब उन्होंने कुड़प्पा बताना था तो यहाँ पर कर दिया, कुछ मध्य प्रदेश के पास मौजूद है पन्ना तरफ तो यहाँ पर कर दिया, ठीक है। उनको क्या बताना था, टर्शियरी काल की बताना था तो उन्होंने यहाँ पे सारी ये जो पर्वतमाला है यहाँ पर उसको सारा इंडिकेशन कर दिया। उनको आज वर्तमान की बताना था यानी कि चतुर्थक काल की बताना था, क्वार्टिनरी युग की बताना था तो उन्होंने क्या कर दिया, इन तटीय मैदानों में हाईलाइट कर दिया, ठीक है। आप एक मैप लेके आओ, एक मैप में चाहे तो आप ऐसे एक ही जगह सारी चीज फिल कर सकते हो जैसे मैंने अभी यहाँ पर करके बताई, और या फिर आप एक मैप में अलग अलग चीजें फिल कर सकते हो। पहली बार में आप क्या बनाओ, सिर्फ आग्नेय बना दो, दूसरी बार में आप धारवाड़ बना दो, तीसरी बार में आप कुड़प्पा बना दो, चौथी बार में आप टर्शियरी काल की बना दो, पांचवी बार में आप क्या बना दो, क्वार्टिनरी युग की बना दो, बस हो गया सारा खेल। ये हो गई एक मैपिंग, ठीक है। तो ये मान लो किसकी हो गई, भूगर्भिक कालखंड की। अब हमने इसके अलावा और क्या देखा था, हमने हिमालय तंत्र भी पूरा पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, हमने हिमालय तंत्र भी पढ़ा। तो हिमालय तंत्र में भी अगर आप देखोगे तो हिमालय तंत्र में भी हमने क्या देखा, ऊपर क्या थी आपकी काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। मैंने आपको बताया था इसका एक और हिस्सा है कैलाश जो कि तिब्बत में फैला हुआ है। तो ये हो गई, ये आपने क्या बना ली, काराकोरम। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि केटू इसकी सबसे ऊंची चोटी है, यहीं पर आपको क्या मिलता है, इंद्राकौल भी मिलता है, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु। इस काराकोरम को किसके नाम से जाना जाता है, कृष्णागिरी के नाम से। आप ऐसे करके यहाँ पे जितनी चीजें आपके दिमाग में आ रही है उतनी चीजों को आप यहाँ क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ये वाली कौन सी है, ये है लद्दाख। लद्दाख को कौन सी नदी काटती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी जब इसको काटती है तो क्या बनाती है, गुज्जी गॉर्ज। यानी कि जब आप मैपिंग करने बैठे तो मान लो आप हिमालय की मैपिंग करने बैठे हैं तो जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है उसको एक बार आप बढ़िया से रीड कर लो। रीड करने के बाद आप क्या लो, पेज ले लो, यानी कि जो भी आपको मैप में जिस भी मैप में फिल करना आप वो मैप ले लिए। मैप लेने के बाद उस टॉपिक के बारे में आप विचार करो कि मैडम ने हमको क्या बताई थी, यहाँ बताई थी, हाँ यार काराकोरम, काराकोरम में तो सबसे ऊंची चोटी है ये भी हमको बताई थी। हमको ये भी बताई थी कि कृष्णागिरी इसको बोला जाता है। हमको ये भी बताई थी कि यहाँ पर भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। हमको ये भी बताई थी कि यहीं पर जितने सियाचिन ग्लेशियर वगैरह वो जो है सियाचिन, बियाफो, बाल्टारो, ये सारे ग्लेशियर हमको यहीं से देखने को मिलते हैं। हाँ मैडम ने ये भी बताया था कि जो लद्दाख श्रेणी है इसको एक नदी काटती थी। कौन सी नदी काटती थी, तो सिंधु नदी। तो बढ़िया, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं तिब्बत में, तो सिंगी बखान सेरमुख बोलते। निकाल दो। यहाँ भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, दमचोक के पास से प्रवेश करती है, बस। और उसके बाद काराकोरम और लद्दाख के बीच में थी, लद्दाख को काटती है और राजस्थान और जम्मू कश्मीर में चिल्लड़ के पास राजस्थान के बाद कहाँ चली जाती है, यहाँ चली जाती। अरे यार इसकी 5 नदियां भी सहायक थी, ठीक है। तो ऐसी जितनी चीजें उस मैप में आपको याद आती जा रही है उन चीजों को आप क्या करने लग जाओ, मेंशन करने लग जाओ। ऐसी ये पर्वत बन गए। इसके बाद महान हिमालय, महान हिमालय में जो जो पर्वत चोटी है उनको आप मेंशन कर दो। जो जो नेपाल में पड़ती है उनको मेंशन कर दो, जो उत्तराखंड में पड़ती है उनको मेंशन कर दो, ठीक है। उसके बाद लघु हिमालय, लघु हिमालय को कहाँ कहाँ अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसको हिमाचल प्रदेश में अलग बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, उत्तराखंड में नाम तिब्बा और नेपाल में महाभारत। तो ऐसे जहां जहां इसको जो जो बोलते वो नाम इसको दे दो, ठीक है। उसके बाद आती है शिवालिक। शिवालिक कहाँ पर अदृश्य होती है, यहाँ सिक्किम में दार्जिलिंग जाबे चिकन नेक जिसको बोलते हैं वहां पे ये अदृश्य हो जाती है। उसके बाद इधर जाती है पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर में पहुंचे तो पूर्वोत्तर की जितनी चोटियां याद आ रही है उनको ऐसे मेंशन कर लिए, बस। इसी को कहा जाता है मैपिंग, कि आप मैप लेके बैठो, एक पेंसिल लेके बैठो, होल टॉपिक पढ़ के बैठो, जो जो चीज आपको याद आती जाती है उनको आप क्या करते जाओ, फिल करते जाओ, ठीक है। सपोज होता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं होता। अब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे क्या मौजूद है, ये काराकोरम, ये काराकोरम श्रेणी। अब इस काराकोरम श्रेणी को तो मैं इतना ही बना रही हूँ, लेकिन ये आगे भी लंबी है, ये इधर भी लंबी है। लेकिन हमारे लिए हमको ये आइडिया होना चाहिए कि वो चीज है कहाँ। एग्जैक्ट नहीं होती मैपिंग में, कभी कुछ भी एग्जैक्ट नहीं होता। एग्जैक्ट वही होगा जो सैटेलाइट से हमको मिलेगा, ठीक है। जो सैटेलाइट से हमको मिलेगा वही एग्जैक्ट होगा, ठीक। जनरली जो ऑक्सफोर्ड की एटलस वगैरह बनाई जाती है वो रिसर्च करके बनाई जाती है, और मैं ऑक्सफोर्ड की एटलस वाली बुक से ही पढ़ाती हूँ, तो वो काफी रिसर्चेबल होती है। तो वहां से जो चीज मैं आपको बता रही हूँ कि ये यहाँ पे ये चीज है, तो हाँ वो सही है और वहां पर वो चीज मौजूद है, ठीक है। आप इतना याद रखना। अभी समझ में आया?
प्रवीण जी, है ना। अब जैसे कैलाश है, कैलाश थोड़ी भारत में भी आई है और तिब्बत की ओर आगे तक लंबी फैली हुई है, तो अपन तो छोटी सी बना रहे हैं ना, इंडिकेशन अपन भर दे रहे कि यहाँ पे भाई ये है कैलाश, ठीक है। चलो, हाँ मनोज जी, ये मनोज जी अपने मतलब पुराने स्टूडेंट है ये लोग, इन लोग का जो बैच है वो इतनी मैपिंग करता था, इतने मैप आते थे हम लोग के पास कि मेरे को मैप अपने फोन से डिलीट करने पड़ते थे, फोन हमारे हैंग हो जाते थे। और अब आप लोग हो जो करते ही नहीं हो, वो लोग आज भी करते हैं, वो लोग आज भी मैपिंग करते हैं, लेकिन आप जो नए लोग हो करते ही नहीं है। अब मैंने बताया आपको ये है मैपिंग करने का तरीका, इस तरीके से आपको क्या करनी है, मैपिंग करनी है, ठीक है। चलो, इसके बाद हमारा क्या था, इन्वायरमेंट का था, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में अगर आप देखोगे, हालांकि अभी मैंने इसको शुरू नहीं किया है, इन्वायरमेंट भी जल्दी शुरू करूंगी। इन्वायरमेंट से भी अगर दिक्कत होती होगी तो पढ़ने के बाद एक बार मुझसे फिर दोबारा कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसमें भी पर्यावरण परिस्थिति को लेकर सामान्य सा अध्ययन आपसे कहा गया है, तो इसमें हमको पर्यावरण को पहले समझना होता है, पर्यावरण को समझने के बाद हम परिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र को समझते हैं, ठीक है। सतत विकास तो सबसे लास्ट का टॉपिक हो जाता है, तो उसको हम लास्ट में देख लेते हैं। इसके अलावा जैव विविधता, मतलब पहले मैं पर्यावरण पढ़ाती हूँ, मैं अपना पैटर्न बता रही, पहले मैं आपको पर्यावरण की पूरी जानकारी दूंगी, फिर मैं आपको परिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र की, यानी ये पर्यावरण कैसे काम करता है, क्या इसके बहुत सारे इसके अंदर सब टॉपिक है, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। फिर परिस्थितिकी और परिस्थितिकी क्या होता है, परिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इसी के अंतर्गत जैव मंडल वगैरह सब आते हैं, बायोमास वगैरह सब आते हैं, इसी के अंदर खाद्य श्रृंखलाएं, खाद्य जाल, ये सब कुछ आता है, तो वो सब आप इसी के तहत पढ़ते हैं, तो इसके भी बहुत सारे सब टॉपिक है, ठीक है। जैव विविधता इंपॉर्टेंट आने ही है, उसका संरक्षण, और ये प्रदूषण एक होल टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, और प्रदूषण 2 क्वेश्चन आपको मतलब देखने को मिलेंगे, 2 नंबर आपको प्रदूषण देके जाएगा। ओजोन परत से आ जाते हैं, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा, ये 2 टॉपिक मैं मुख्य तौर पर पढ़ा देती हूँ, क्योंकि अम्ल वर्षा से भी क्वेश्चन आते हैं, ओजोन लेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, और ये टॉपिक हरित गृह प्रभाव यानी कि जलवायु परिवर्तन, ये टॉपिक हम लोग मुख्य तौर पर पढ़ते हैं। लास्ट में हम सतत विकास पढ़ते हैं, और कुछ जो छोटे मोटे इसके टॉपिक है जैसे जैव मंडल आगार, निकेत वगैरह, हालांकि ये सब तो इन्हीं टॉपिकों में मैं शामिल कर देती हूँ, तो वो आपको से कुछ ऐसा नहीं लगता। परिस्थितिकी निकेत मैंने हर बैच को बहुत अच्छे से समझाया है, और जो क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम परिस्थिति निकेत का कोई पहली बार क्वेश्चन नहीं है, इससे पहले भी परिस्थितिकी निकेत के बारे में आयोग ने पूछा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करके उसके शब्दावली को थोड़े से सेंटेंसेस में चेंज करके अभी फिर उसने लास्ट टाइम पूछा है परिस्थितिकी निकेत, अभी जो आपने पेपर देके आया है, ठीक है। तो जो पुराने होंगे, जिन्होंने ठीक से पढ़ा होगा, क्लास में ध्यान दिया होगा, उनसे वो सवाल गलत नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो ये है आपका इन्वायरमेंट का छोटा है सिलेबस, हालांकि लेकिन इन्वायरमेंट में थोड़ा आराम से पढ़ाती हूँ, तो बहुत जल्दी खत्म नहीं करती हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इन्वायरमेंट से आपसे क्वेश्चन गलत ना हो, इतना मैं आपको सिखा दूंगी एकदम 1 नंबर, ठीक है। बाकी जीव विज्ञान में देखो, जीव विज्ञान में इधर उधर भटकने की कुछ जरूरत नहीं है, जीव विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए देखो, ये तो बेसिक एक जो रहता है पैटर्न की, हाँ कोशिका विज्ञान है, थोड़ा जीव तंत्र का आपको स्टार्टिंग पढ़नी है, और इसके बाद अगर मैं आपको कहूं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है क्या, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखो यहाँ से शुरू होता है आपसे जो यहाँ पूछे जाते हैं ना, जिस तरीके के क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता है, अब तक के जितने मैंने साइंस के देखे, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे है ही नहीं, मैं बायो पढ़ा देती हूँ, बस इतना पता है मुझे। अनुवांशिकी ये है कि आना है, लास्ट टाइम आया भी था। वनस्पति विज्ञान से कुछ बेसिक है जो आपको सीखना होता है, हालांकि सबसे ज्यादा जरूरी है मानव शरीर तंत्र, 2 से 3 क्वेश्चन पक्के है कि आना है ना, 2 क्वेश्चन तो आना ही। अगला क्या है, पोषक तत्व, पोषक तत्व पोषण, जितने जो विटामिन वगैरह है, मिनरल्स है, खनिज है, जिनकी बॉडी में अलग अलग काम है, अलग अलग डिमांड है, वो सारा कुछ आपका आना ही है। पोषण से भी आपको आना ही है, कौन कौन से रोग होते हैं शरीर में, वो सारी, उनका क्या क्या इलाज है, क्या क्या परीक्षण है, तो जो चिकित्सा संबंधी आविष्कार वगैरह है, प्रमुख कुछ औषधियां वगैरह ऐसे कुछ बेसिक आपसे पूछ ली जाती है। चिकित्सा के प्रमुख उपकरण जैसे कि ईसीजी होता है, एमआरआई होता है, इनके बारे में जनरली घुमा फिरा के क्वेश्चन वही वही रिपीट कर देता है, तो बेसिक है, साइंस के आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना।
मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य। तो साइंस में यानी कि जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जितना मैं पढ़ाऊंगी, जितना मैं नोट्स में दूंगी, बस पचा लेना, पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना और उसको पचा लेना, हो गया। भूगोल में भी जितना दे दूंगी, जितना समझा दूंगी, पचा लेना। नहीं समझ में आएगा तो क्लास को बार बार देखना। बहुत ज्यादा ही दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, मेरे से पूछ लेना। पूरा टॉपिक तो नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन हाँ कहीं आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, कहीं कुछ ट्रिकी चीजें जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप पूछो, बार बार पूछो, ठीक है ना। मैं यहाँ आपको बताने के लिए ही खड़ी हूँ। बस आप अपनी तरफ से गलती मत करना कि अरे यार ये समझ लेते तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होता, क्योंकि यहाँ मैंने जितने टॉपिक आपको बताए हैं वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और उन सबसे क्वेश्चन आते हैं। अब अभी क्लास खत्म होने के बाद एक बार पुराने पेपर कम से कम 4 साल के, ज्यादा ना देख पाओ तो 2 साल के, 3 साल के पेपर एटलीस्ट जाकर के देखो कि जो कुछ मैंने अभी यहाँ आपके सामने कहा है वो सच है भी या नहीं। आंख बंद करके मेरे ऊपर भी भरोसा मत करो, देखो जाकर के एक बार, ठीक है। तो था अपना सिलेबस। अब यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन है। अच्छा चलो, अब ज्यादा ना जाओ, देखना हो तो देख लेना। बाकी कुछ क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे टाइप करवा दिए थे, जैसे कि ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है आपका। ऊपरी गंगा के मैदान, गंगा का मैदान हमने पढ़ा है, ठीक है। एक होता है ऊपरी गंगा का मैदान, एक निम्न गंगा का मैदान, एक मध्य गंगा का मैदान और एक निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। जो पश्चिमी गंगा का मैदान है यहाँ पे ये कैसा है, सूखा है आपका, कैसा है, सूखा है। यहाँ पे इसी वजह से तो यहाँ बड़ी बड़ी नहरें निकाली गई है। क्या निकाली गई, नहरें, हाँ नहर वाला भी एक क्वेश्चन अभी लास्ट ही में अभी छाया था, नहरों से संबंधित पूरी नहर की लिस्ट मैंने आपको उसमें टॉपिक में जो नोट्स है पहले का उसमें दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि अब तो मैं टाइप करवा रही हूँ, पहले तो मैं हैंड राइटिंग देती थी इन लोगों को, ठीक है। देखो तो ये गंगा का मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में, यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। बिल्कुल, अगर आप ये उत्तर भारत का विशाल मैदान देखोगे तो इस विशाल मैदान के केंद्र में और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में आपको ये नजर आएगा। लोकेशन समझ में नहीं आई, कई बार मैं कई चीजें आपको क्लास में लोकेटेड कराती हूँ, दिशा भी बता देती हूँ कि भाई इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, कई चीजें मैंने बताई ना हमेशा क्लास में। तो देखो पूछा ही क्या है कि यहाँ केंद्र में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब ये किसको समझ में आएगा, जिसने इस गंगा के मैदान को पूरा ऑब्जर्व किया है। गंगा के मैदान को जब ऑब्जर्व करेंगे आप, या सॉरी उत्तर भारत के विशाल मैदान को जिसने ऑब्जर्व किया है, उत्तर भारत का विशाल मैदान जब हमने पढ़ा तो हमने यहाँ बताया कि इधर क्या है भाई, सिंधु का मैदान, फिर इधर से इधर तक हमको पड़ता है गंगा का मैदान और फिर इधर से हमको पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। तो यहाँ पर जो गंगा का मैदान है वो 3 भागों में बटा हुआ नजर आता है तो ये केंद्र में। तो यहाँ पे क्या है हमारा उच्च गंगा का मैदान या उच्च गंगा का मैदान, हम इसको कहते हैं, बीच वाले को मध्य और तीसरे वाले को क्या कहते हैं, निम्न कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल में आता है। यहाँ पे किसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र आता है, ये भी बकायदा मैंने आपको उसमें बताया हुआ है। तो यहाँ पर अगर इस दृष्टिकोण से पूरे उत्तर भारत के विशाल मैदान के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये कहाँ मिल रहा है आपको, केंद्र में मिल रहा है। और सिर्फ गंगा के मैदान के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये जो पश्चिमी गंगा का मैदान है, कि जो उच्च गंगा का मैदान है वो कहाँ पड़ता है आपको, उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, ठीक है। तो पहली लाइन आपकी क्या हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है। दूसरा, इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक और कृषि गहनता 140 है। आपको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसीलिए तो यहाँ पे ये जो गंगा नदी है या इसकी सहायक नदियां, इनसे कई बड़ी बड़ी नहरें निकाली गई है। क्यों, क्योंकि ये सूखा क्षेत्र है। सूखा क्षेत्र क्यों है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो हवाएं हैं वो इधर पश्चिम तक आते आते क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, या कहे उनमें आर्द्रता की कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे चलता है आपका, ऐसे चलता है। दो, एक अरब सागर की शाखा जाती है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल से आर्द्रता लेती है। यहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्र में खासी, गारो खासी जंगली जो पहाड़ियां हैं वो इनको रोक करके, उनका आकार कीटनुमा है तो रोक करके यहाँ क्या करती है, वर्षा कराती है, फिर ये आगे बढ़ती है। चूंकि यहाँ पे क्या मौजूद है, हिमालय मौजूद है, तो ये फेरल के नियम को तोड़ करके इस शिवालिक के समानांतर चलने लगती है। लेकिन अब कहाँ पहुंच गई ये भाई, स्थलखंड में पहुंच गई। और स्थलखंड में पहुंचने के कारण जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर
ओर जाती है वैसे वैसे क्या हो जाती है, जो वर्षा की मात्रा है वो कम हो जाती है। और आप देखते हो कि अरब सागर से चलने वाली हवा, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवा, दोनों ही यहाँ से पश्चिम में कम वर्षा, इधर से अरब सागर से जो चल रही है वो अरावली के समानांतर पहुंच जाती है, लेकिन इधर वाली जो पश्चिम वाली चल रही है ये अरावली के पास तक पहुंच नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसके पास आर्द्रता ही नहीं रहती, और पहुंचती भी है तो वर्षा नहीं करा। सिंपल सा। तो जो ये पश्चिमी भाग है, सही बात है कि यहाँ क्या नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, यानी कि सूखा है। सूखा है तो अब यहाँ पे कैसे, क्योंकि जमीन तो ठीक ठाक है, जमीन तो उपजाऊ है, पहले कभी यहाँ गंगा जो नदी है वो जलोढ़ ला के बिछाया करती थी, तो खेती यहाँ पर खेती के लिए लोगों के पास जमीन बहुत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो अब क्या किया जाएगा, पानी की व्यवस्था की जाएगी। पानी की व्यवस्था किसने करके दी, सरकार ने, क्योंकि मैदानी इलाका है, जनसंख्या ज्यादा है, सरकार भी जानती कि यहाँ पर कृषि उच्च स्तर पर हो सकती है या उच्च स्तर पर होगी, अगर हमने इनको व्यवस्था करके दी। तो बड़ी बड़ी नहरें इसलिए बनाई गई है, तो इसलिए यहाँ पर कृषि की गहनता, यानी कि भूमि कम है लेकिन कृषि की मात्रा, जो गहनता है खेत में, खेत की जो गहनता है वो कैसी है, ज्यादा है, जैसे कि पंजाब में उस टाइप से। और सिंचाई की गहनता भी 130% से, यानी ज्यादा ही है। यहाँ पे 130 का डाटा नहीं भी देता, 140 का डाटा नहीं भी देता तो भी ये सही था। यहाँ पे 140 या 150 कर देता तो भी ये सही था, तो भी ये सही था। तो इस हिसाब से इसके दोनों ही सेंटेंस आपके कैसे थे, एक और दो सही थे। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते और ये कॉन्सेप्ट आप को नहीं पता होता, उत्तर भारत के विशाल मैदान का और इन हवाओं का, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता, आपको यहाँ क्या हो जाता, कंफ्यूजन हो जाता। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे कि ये, इसका बड़ा हवा बनाए थे लोगों ने, दो तीन, कम से कम 2 या 3 दर्रे के ऊंचाइयां तो ऑलरेडी मेरे नोट्स में दी गई थी, आपको 2 भी पता थी, जैसे बनिहाल की आपको पता होगी, बनिहाल और देवसा की अलग नहीं थी, बनिहाल, बाड़ालग चाहिए, रोहतांग, इनमें से 2 की कम से कम आपको ऊंचाइयां थी, क्योंकि जो क्या नाम है उनका, क्या है, साइस्ता, ठीक है, साइस्ता जो हमारे यहाँ की, अपने यहाँ के स्टूडेंट है, उनके पास मेरे पुराने नोट्स थे, उन्होंने बोला 2 की मेरे को मिल गई थी, मेरे पुराने नोट्स पढ़ के गए थे, 2 की मेरे को मिल गई थी, 2 मैंने अपने अंदाज से लगा लिए, बस उसका काम हो गया, जगह के अनुसार, उसने ऊंचाई के अनुसार इसको क्या कर ली, क्वेश्चन कर ली, आंसर कर ली। ठीक है, तो इसका क्या था आपका, अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो आपका ये आंसर था। ठीक है, क्या थी आपकी, देवसा की क्या थी 5360, रोहतांग की क्या थी 3978, बाड़ालाचा की आपकी क्या थी 4850 और बनिहाल की क्या थी 2832। बस हो गया, सिंपल था। ये तो है हालांकि फैक्चुअल है, अब तो मैंने लगभग जो होल है उनकी दे दी है, हालांकि अब दोबारा कभी तो ये पूछेगा नहीं। देखो ये क्वेश्चन था, यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होंगे, जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, कारण जूट खरीफ की फसल है जूट क्या है, खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है तथा जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। यहाँ बहुत जोर कंफ्यूजन हुआ होगा सबको, क्योंकि जब पहली बार मैंने इसको पढ़ी तो मेरे को भी बहुत जोर का कंफ्यूजन हो गया था यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से देखी तब मेरे समझ में आया कि ये पूछ क्या रहा है। यहाँ पे हुआ था कंफ्यूजन, मक्खी है ना, मक्खी बोर्ड चला रही, बताओ। हुआ था नहीं नहीं हुआ था किसी को। देखो मेरे को तो हुआ, क्योंकि यहाँ क्या पूछा, भारत, जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या पूछ रहा है कि जूट खरीफ की फसल है। हाँ ठीक है भाई, हमने पढ़ा भी, हमने पढ़ाया भी है कि जूट क्या है, खरीफ की फसल है। इसे फरवरी से जून में बोया जाता है और जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। अब यहाँ पे लोगों को क्या कंफ्यूजन हो सकता था, खरीफ की फसल तो जून जुलाई में बोई जाती है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, लेकिन यहाँ पर जून के पहले से यानी फरवरी मार्च से ही क्यों ये बोया जा रहा है, क्यों ये बोया जा रहा है, इसलिए बोया जा रहा है कि यहाँ पर एक वर्षा होती है जिसका नाम है काल बैसाखी। क्या है, काल बैसाखी। जूट ज्यादातर कहाँ बोया जाता है, पश्चिम बंगाल में बोया जाता है, और कहाँ बोया जाता है, बिहार में बोया जाता है। ठीक है, बिहार और पश्चिम बंगाल ज्यादातर जूट, और इसके अलावा असम भी है, असम जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र है
वहां पर भी झूठ होता है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या होती है, काल वैसाखी नामक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से पहले, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जब चल रहा होता है, वहां पे मैं सारे पैटर्न बताऊंगी, आम्र वर्षा, कॉफी वर्षा, ठीक है, काल वैसाखी, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर इनसे वर्षा होती है। दूसरा कारण, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर पास है, तो जलवायु जो है वहां की आर्द्रता बनी रहती है। नदियों का अंतिम छोर होता है, तो नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद है वो भी होते हैं। तो जो मृदा है उसमें चीका की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि उस मृदा कैसी प्राप्त होती है, इन क्षेत्रों में दलदली प्राप्त होती है। यही कारण है कि इनको थोड़ा पहले भी बो दिया जाता है, जून में अच्छी खासी बारिश इनको मिल जाती है। पकाई होने के लिए भी इनको बारिश चाहिए होती है, उसके बाद भी अच्छी खासी बारिश मिल जाती है, और उसके बाद आगे जाकर जब ये पक जाती है तो उसको क्या कर दिया जाता है, काट लिया जाता है। तो इस तरीके से ए और आर दोनों सही था, लेकिन यहाँ पर कहीं से भी ये इसकी व्याख्या सही करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। हालांकि दोनों सेंटेंसेस आपके कैसे थे, सही थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कई सारे सवाल थे। यहाँ पर ये देखो, इनको इनको जमा करना है, यानी कि इनको मिलाना है। कैसे मिलाना है आपको, पश्चिम से पूर्व मिलाना है, पश्चिम से पूर्व मिलाना है। अगर आप मेरी एशिया की मैपिंग जानते हो, जो एशिया में मैंने सारे पर्वतों की मैपिंग कराई थी, मनोज जी अगर क्लास में हो तो बताना, जो आप लोग मैपिंग करते थे एशिया की, ठीक है। ऊपर क्या था, तुर्की के पास, अनातोलिया के पठार के पास पेंटिंग पर्वत, फिर क्या है, जाग्रोस पर्वत, आगे गया ऊपर है अनातोलिया के पठार के पास पेंटिंग पर्वत, फिर क्या है आपका जाग्रोस पर्वत, जाग्रोस के बाद क्या आएगा आपका हिंदू कुश आएगा, और हिंदू के बाद क्या आएगा, काराकोरम आएगा। दिशा क्या लगाने बोला, पश्चिम से पूर्व। तो पहले क्या आ गया आपका पेंटिंग, फिर क्या आ गया जाग्रोस, फिर क्या आ गया हिंदू कुश, फिर क्या काराकोरम। बस सारा खेल यही था, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते थे, लगा सकते थे। ऐसे ही यहाँ पर नदियों का, ये सारी जो नदियां हैं इनको भी मैं दिशा के अनुरूप ही आपको समझाती हूँ, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेल क्षेत्र, ये जब हम एशिया महाद्वीप, यानी कि जब हम महाद्वीप पढ़ते हैं, मैं प्रदेश पढ़ाती हूँ, तो कोयला के क्षेत्र, तेल के क्षेत्र, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब, ये क्वेश्चन लाने का मतलब ये था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लास्ट ईयर हो चाहे आप और पुराने पेपर देख लेना जाके, ये भूमध्य सागरीय जलवायु, ये सीधा शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीतकालीन आनंद, ग्रीष्मकालीन आनंद दोनों पढ़ाती हूँ। शीत आनंद के कारण वायु दाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती है। अब ये आपको कहाँ मैं पढ़ाऊंगी, तो जो मैं जलवायु वाला मैंने रोक के रखी हूँ ना, वही आपको ये सब सीखने के लिए मिलेगा। वायुमंडल वाला जो पोर्शन है, तरुण जी आप तो पढ़े हुए भी है पेंटिंग पर्वत, एशिया महाद्वीप की आपने मैपिंग भी शायद मुझे लगता है क्लासें भी की हुई हैं। तभी मैं कहती थी बार बार मैपिंग करो, हाथ चलाओ, मैप में फिल करो बार बार, ये सब इसीलिए कहती हूँ कि छोटी छोटी गलती आपसे, आपको 3 चीजें पता है और एक के मारे परेशान हो के आपके हाथ से क्वेश्चन चले जाते हैं। आप मेहनत तो करते हो आप लोग, ऐसा नहीं आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं, आप मेहनत करते हो, लेकिन बस वही है कि ढील दे देते हो। ढील ऐसी कि अरे यार ठीक है ना, देख लेंगे। तो जब आपके अंदर क्या, अरे यार देख लेंगे, यानी क्या आ गया, तामसिक गुण आ गया, और इसी तामसिक गुण को अब आपको किसमें चेंज करके चलना है, राजसिक गुण में, कि अरे यार देख लेंगे नहीं, अभी देखो, उठ के देखो। तो जब ये राजसी गुण अपने अंदर ले आओगे तो एग्जाम निकल जाएगा, देख लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ये है, तो शीत ऋतु में क्या होती है, वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु में बिल्कुल, और शीतकालीन आनंद के कारण जो वायु दाब पेटियां हैं वो दक्षिण की ओर खिसक जाती है, ठीक है। ये भी दोनों ही चीजें सही थी। इसमें एक और दो, दोनों शीतकालीन आनंद, 2 चीजें होती है, एक ग्रीष्मकालीन आनंद, ग्रीष्मकालीन आनंद, और एक शीतकालीन आनंद, शीतकालीन आनंद, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि ग्रीष्म काल में जब हमारा जो मतलब जो सूर्य है वो क्या हो रहा है, उत्तरायण हो रहा है। अभी कैसे चल रहा है, उत्तरायण चल रहा है, ठीक है। जून के आसपास हमारे कर्क रेखा पर लंबवत हो जाएगा, ठीक। मार्च पे अब विषुवत रेखा पर लंबवत हो चुका, अब किधर बढ़ रहा है, कर्क रेखा की ओर। तो ये हमारे यहाँ क्या चल रहा है, ग्रीष्मायन, ठीक है। इसमें जो हमारी वायुदाब पेटियां हैं वो कहाँ खसकेगी, उत्तर की ओर, हिमालय के पार स्थित हो जाएगी, और हिमालय के पार जब ये वायुदाब पेटी स्थित होगी तो हमारी जो पश्चिमी जेट है वो भी हिमालय के पार चली जाएगी। जैसे ही हमारी पश्चिमी जेट हिमालय के पार जाएगी तो ऊपर एक नई जेट बनेगी जिसको हम पूर्वी जेट कहते हैं, और सारा खेल दक्षिण पश्चिम मानसून लाने का उसी पूर्वी जेट का है।
उसी पूर्वी जेठ का है, ठीक है। तो उसको सब हम जलवायु वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से शीत ग्रीष्मकाल आयनंत में क्या होता है, वायुदाब पेटी उत्तर की ओर खिसकती है, शीतकाल में वायुदाब पेटी दक्षिण की ओर खिसकती है, ठीक है। तो दोनों ही बातें इसकी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे ही पश्चिमी यूरोप की जलवायु, तो जब हम यूरोप पढ़ते हैं तो ये सारे सेंटेंसेस एज इट इज जो यहाँ लिखे है ना, ये सारे सेंटेंसेस में मैंने बताए हुए हैं। हाँ, ये मैंने नहीं बताया था, मैं ईमानदारी से बोलूंगी, ये रामगंगा वाला ना मेरे नोट्स में था ना मेरे जानकारी में था, लेकिन हाँ हो सकता है यूपी स्पेशल में ये चीजें दी गई हो, तो थोड़ा सा यूपी स्पेशल या यूपी में बहने वाली नदी है, यूपी में रहने वाली जो सहायक नदी है, उनको थोड़ा सा हम यूपी स्पेशल से मैं कोशिश करूंगी आपको कनेक्ट कराने की, ठीक है। तो अब बाकी जो ये इस तरीके का छूट रहा है वो ना छूटे, इसकी लगभग 520 है, इसकी 520, ठीक है, मीटर इसकी लंबाई जो है 520 है। बाकी तो सारी चीजें, इसका मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, ठीक है, इसका मेरे को भी कोई आइडिया नहीं था। अब यहाँ पर ये प्रयाग प्रयाग अभी पढ़ाए हैं मैंने सारे बकायदा डायग्राम के साथ, ठीक है। ये प्रयाग अभी मैंने पढ़ाए सारे डायग्राम के साथ ही पढ़ाए, ठीक है। ये इन्वायरमेंट का है, जैसे कि डीटीटी पूछ लिया, ये प्रदूषण से क्या है अजय, अब घटनीय प्रदूषण मतलब प्रदूषण से रिलेटेड है आपका, ये करंट से रिलेटेड, अगर करंट से रिलेटेड कोई है आपका एनवायरमेंट या साइंस से जुड़ा हुआ, तो उससे भी आ जाती है चीजें कई बार। उष्मागतिकी, चलो ये तो खैर इन्वायरमेंट के है, जब मैं इन्वायरमेंट पे टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, मुख्य तौर पर इन्वायरमेंट जब मैं ओपन करूंगी तब मैं आपको बताती चलूंगी कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। अभी बताओ यहाँ तक जो आपने समझा, यहाँ तक आप सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, आपको संतुष्टि मिली क्लास करने के बाद? या मेरे को खांसी बढ़ रही है फिर, यानी बहुत देर बोल रही हूँ तो वो है ना। तो कल से अपना जो 5 टॉपिक अपने हो चुके हैं, जो लोग नए रहेंगे वो अपना क्लास देख ले, रिकॉर्डेड है सारी क्लास देख ले। कल से हम मृदा जो अपना टॉपिक चल रहा था उस पर अपन आ जाएंगे, ठीक है। चलो ऐसे ही मैं एक दिन या 1 या 2 दिन का मेरे को थोड़ा समय दो, इकोनॉमी पे भी मैं बात कर दूंगी, और आपके खैर हिस्ट्री पे तो सर बात कर लेंगे, पॉलिटी पे सर ने बात कर चुके, इकोनॉमी में मैं थोड़ी बात कर दूंगी, उसके नोट्स भी मैं ही तैयार करवा रही हूँ इकोनॉमिक्स के, तो आप टेंशन मत लो, आपका इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा, है ना। इतना तो हो जाएगा कि जो बेसिक है 4-5 क्वेश्चन वो आप करके आ जाओ इत्मीनान से, ठीक है। बाकी ये जो 4 है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, हाँ इन्वायरमेंट, ये 4 जो है, और बायो मतलब 2-3-4 क्वेश्चन का सवाल रहता है, तो वो है ना। तो इतने अगर आपने कर लिया, और करंट तो मैं दे ही रही हूँ, ये करंट जो मैं दे रही हूँ वो रखे रहो, इनकी एक एक क्लास अभी हम लोग करेंगे, बकायदा क्लास करेंगे, थोड़ा सा 1 आध महीना बीत जाए फिर क्लास करेंगे, ठीक है। और उसके साथ हम लोग एक मैगजीन को भी फॉलो करेंगे, ठीक। तो अपने पास ये न्यूज रिलेटेड जो करंट है वो भी हो जाएगा, जो यहाँ वहां से कोने काने से जिनको मैगजीन छोड़ देती है, इनको अभी से पढ़ते चलो, छोड़ो मत, है ना, बाद में बहुत बर्डन हो जाएगा, फिर हौच-पौच होगा, पीडीएफ पढ़ोगे करंट की करंट की मैगजीन कवर करोगे, इसलिए जस्ट अभी 1 महीना बीतता है, 1 महीने का और मैं करंट दे दूं, वैसे ही हम जो करंट हमने अभी तक तैयार किया उनको हम आधा घंटा क्लास लेने लगेंगे, यूट्यूब पे रहेगी, उसको आधा घंटा की लूंगी, और उसके बाद जैसे एग्जाम पास आता है कोई भी एक अच्छी मैगजीन हम फॉलो कर लेंगे, या तो साल को कर लेंगे, ज्यादा अच्छी रहती है, तो उसको हम साथ में कर लेंगे, तो वहां से बड़े टॉपिक भी हमारे तैयार हो जाएंगे जो हमसे छूट रहे हो, और कुछ ऐसे जो उनसे छूट रहे हो वो भी अपने तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे करंट से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 1% भी दिक्कत नहीं होगी, देख लेना पूरे सवाल बनेंगे करंट की, अगर बस ये पैटर्न को फॉलो कर लिया तो, ठीक है। जी ठीक है तरुण जी, गुनगुना ही पी रही हूँ, लेठी छोटे छोटे, हाँ ठीक है, हाँ जी तरुण जी ठीक है ना। चलो तो फिर आज के लिए बस इतना ही है, कोई सवाल ववाल हुआ करे तो पूछ लिया करो, ग्रुप में भी पूछ लिया करो, संभवतः ये संडे को जहां तक मैं टेस्ट लूंगी तो नदी तंत्र तक थोड़ा अपना रिवीजन करते रहो, ठीक है।